नमस्कार साथियों, कालीबाई संस्कृत क्लासेस पर मैं डॉक्टर प्रदीप डामोर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था किसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी के बारे में बात कर ली थी और सिंधु नदी की सहायक नदियां और उन सहायक नदियों पे जो जो भी परियोजना संचालित है उन संचालित परियोजनाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। और सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होता है उसका और कहाँ विलय होता है, कितनी लंबाई है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र से और कहाँ से इसका प्रवेश होता है, इन सभी बिंदुओं पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। तो आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर आप कालीबाई संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र किस तरह से है और उसका प्रवाह क्षेत्र किस किस प्रकार से। भारत के अपवाह तंत्र में जो गंगा नदी आती है उसके बारे में बात करेंगे और गंगा नदी के बाद हम अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे, जिसका उद्गम कहाँ से होता है और उसका विलय कहाँ से होता है। उन सभी बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि गंगा नदी हमारे भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के अनुसार बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। हमें आज भूगोल के दृष्टिकोण से पढ़ना है कि गंगा नदी का उद्गम और वास्तविक रूप कहाँ पर गंगा नदी धारण करती है और गंगा नदी से जुड़े कौन कौन से फैक्ट हैं और वास्तविक स्थिति क्या है, कहाँ से गंगा नदी का नाम पड़ता है और उद्गम स्थल क्या है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं गंगा नदी के बारे में। तो भारत के अपवाह तंत्र की दूसरी नदी हम पढ़ रहे हैं, गंगा नदी। गंगा नदी हम देखेंगे कि यह जो गंगा नदी है, यह गंगा नदी है, इसकी वास्तविक स्थिति कहाँ बनती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 5 प्रयाग है। 5 प्रयागों में गंगा नदी का कौन सा प्रयाग है और गंगा नदी का जो वास्तविक नाम रखा जाता है गंगा नदी वहाँ कहाँ से पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जिसे क्या कहते हैं गोमुख या फिर गंगोत्री कहते हैं, नाम है उसका गोमुख। यहाँ लिख लेता हूं मैं गोमुख या गंगोत्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ जो ग्लेशियर है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से एक मुहाना बनता है जिसे क्या कहते हैं गोमुख। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एक नदी का उद्गम होता है और वह प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। तो हम आगे के बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल इस नदी का जो नाम है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, बी नाम दूंगा, याद रखिएगा बी। तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। इसी के साथ यहाँ पर गौमुख और गंगोत्री के नजदीक ही भागीरथी जहाँ से नदी बहती है वहीं से एक इस तरफ यहाँ इस दिशा में एक खतलिंग, नाम है खतलिंग। खतलिंग नामक एक ग्लेशियर है। ठीक है, खतलिंग नामक ग्लेशियर है। मैं इस तरह से यहाँ पे बना लेता हूँ, ये चोटीनुमा। यहाँ पर एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, क्या नाम है, भिलांगना या भिलीगंगा। भिलांगना लिख लेता हूं मैं, भिलांगना। क्या नाम है, भिलांगना इस नदी का नाम है। और यहाँ यह जो नदी किस में मिलती है आकर, भागीरथी में मिलती है। भागीरथी में मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो संगम स्थल है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का क्या नाम है, तो टिहरी बांध। टिहरी बांध, आप सभी जानते होंगे कि टिहरी बांध जो है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ तो भागीरथी और बिलीगंगा नामक जहाँ पर ये नदियां मिलती है यहाँ पर इसे बनाया गया है और बहुउद्देश्य परियोजना यहाँ पर संचालित है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ एक ग्लेशियर का और निर्माण करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उसे क्या कहते हैं, विष्णु गंगा। नाम है उस नदी का विष्णु गंगा। क्या नाम है, विष्णु गंगा। क्या नाम है, विष्णु गंगा। और यह जगह, यहाँ जो विष्णु गंगा का उद्गम होता है इस जगह को क्या कहते हैं, तो सतोपत बोलते हैं। क्या, सतोपत बोलते हैं, सतोपंत।
सतोपंत ग्लेशियर से ही विष्णु गंगा का उद्गम होता है। किसका? विष्णु गंगा नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, सतोपत से। किसका? विष्णु गंगा का। और सतोपत में ही क्या है, यहाँ पर जहां से विष्णु गंगा का उद्गम होता है, यहीं पर क्या है? बद्रीनाथ है। ठीक है, बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ भी यहीं पर है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर, ठीक है, एक नदी और बनती है। यहाँ जो विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा में एक नदी का और विलय होता है। ठीक है, तो वह नदी कहाँ से आती है? यहाँ पर एक ग्लेशियर और है। ठीक है, एक ग्लेशियर और है, उसका क्या नाम है? कामेत। ठीक है, कामेत। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और यह नदी किसमें आकर मिलती है? विष्णु गंगा में। ठीक है, विष्णु गंगा में आकर मिलती है। तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। हमारे एक प्रयाग का, जो पंच प्रयाग है, यहाँ पर पंच प्रयागों में से एक प्रयाग का निर्माण होता है। उसका क्या नाम है? तो विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा आ रही है नदी, तो क्या नाम होगा उसका? विष्णु प्रयाग। नाम है उसका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। यहाँ से जिस नदी का उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम होता है, जैसे यहाँ से सतोपत से विष्णु गंगा का उद्गम होता है, वैसे ही कामेत से जिस नदी का उद्गम होता है उसे क्या कहते हैं? धौली गंगा। नाम है उसका धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा नदी। ठीक है, धौली गंगा नदी का उद्गम होता है और यहाँ आकर कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे आगे यहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी मिलकर जैसे आगे बढ़ती है, तो होता क्या है कि यहाँ उत्तराखंड में यह सारी जो अवस्थिति बन रही है, यह उत्तराखंड में बन रही है। सतोपत, कामेत, विष्णु प्रयाग, ये सभी, बिलीगंगा, भागीरथी, ये सब कहाँ की बात कर रहे हैं हम? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यूके। ठीक है, उत्तराखंड में अवस्थिति बनती है इन सभी नदियों की। तो अब हम देखते हैं धौली गंगा के बाद में क्या होता है कि विष्णु गंगा, धौली गंगा आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ पर विष्णु प्रयाग बना है, वैसे ही यहाँ पर एक एक और प्रयाग का निर्माण होगा। कहाँ? आगे। ठीक है, जिस प्रकार से कामेत नामक ग्लेशियर है, उसी तरह एक ग्लेशियर और है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? नंदा देवी। नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी से एक नदी का और उद्गम होता है। ठीक है, एक नदी का और उद्गम होता है, उसका क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। नाम है उसका नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी। और जब यहाँ विष्णु गंगा, धौली गंगा और नंदाकिनी, यह तीनों जब नदियों का संगम होता है, तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। ठीक है, क्या प्रयाग बनता है? उसका क्या नाम है? तो नंद प्रयाग। नाम है उसका नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पर। तो कितने प्रयाग पढ़ लिए हमने? विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। अभी हमें 3 प्रयाग और पढ़ने हैं। तो जिससे ही विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी नदी यहाँ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो एक प्रयाग का निर्माण और होता है। ठीक है, एक प्रयाग की अवस्थिति और बनती है। तो वहाँ क्या है? तो पिंडारी, पिंडार या पिंडारी नामक एक ग्लेशियर है। क्या नाम? पिंडारी या पिंडार। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है, वहां नदी कहाँ पर आकर मिलती है? अलकनंदा में। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी है, विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी है, यहाँ जहां पर विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग में जब आकर मिल जाती है, तो यहाँ से जो आगे प्रवाहित होती है नदी, उसे क्या कहा जाता है? अलकनंदा नदी बोलते हैं। अलकनंदा। नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी का जब विष्णु प्रयाग में संगम स्थल पर जब इन दोनों नदियों का मिलन हो जाता है, तो आगे जब बढ़ती है तो उसे अलकनंदा नाम से जाना जाता है। तो जो नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर क्या नंद प्रयाग का निर्माण होता है। इसी तरह पिंडारी, पिंडारी या पिंडार ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो पिंडार, पिंडर नदी का। क्या? पिंडर नदी। पिंडर नदी का उद्गम होता है। और यहाँ अलकनंदा में नदी पर, अलकनंदा नदी में जब आकर मिलती है, कौन कौन सी? पिंडर नदी और अलकनंदा, जब इनका संगम होता है, तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण और होता है, जिसे क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। तो हमारे कितने प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, 3 हो गए। अब हमें 2 और पढ़ने हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसे ये अलकनंदा नदी और पिंडर नदी यहाँ आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर एक केदारनाथ से, केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ से यहाँ पर एक ग्लेशियर और है, और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी, नाम है उसका मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। कहाँ से उद्गम होता है, तो केदारनाथ से, ठीक है। केदारनाथ में भी कहाँ, चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर है, कौन सा, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है, मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और यह मंदाकिनी नदी कहाँ पर आकर मिलती है, तो एक यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है, कर्णप्रयाग के बाद कौन सा होता है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर यह जब मिल जाती है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जब आकर मिल जाती है यह नदी, तो यहाँ पर कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग। कौन कौन सी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा ही है जो विष्णु गंगा और धौली गंगा नाम से आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग बनता है, फिर आगे बढ़ती है कौन सी, अलकनंदा और मंदाकिनी बन के जब आगे बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। कौन कौन सी आगे बढ़ते हैं, तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम स्थल पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह समझना होगा हमें कि नंदाकिनी, कौन सी, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ है, चोराबारी ग्लेशियर, केदारनाथ से इसका उद्गम होता है। इसे यहाँ पर मैं एम नाम दूंगा, ठीक है। ये नाम देने के पीछे भी एक कहानी है जिसको मैं अभी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग तक पहुंच गए हैं। अब हमें गंगा नदी, हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी। इन सभी नदियों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जहां से गंगा नदी कहा जाता है, वास्तविक नाम जहां होता है वो अभी आगे आएगा। तो अब हम देखते हैं कितने पढ़ लिए हमने, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। सबसे कौन आते हैं, सबसे बाद में कौन आता है, तो देव प्रयाग आता है, नाम है उसका देव प्रयाग। लेकिन उसकी किस तरह से स्थिति है वह देखिए। तो यहाँ भागीरथी नदी, ठीक है, टिहरी बांध से जब भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती हुई आगे जाती है कहाँ पर, बिजनौर की, बिजनौर जो जिला है, बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर यूपी, ठीक है। जब यह नदी कहां पर, स्थलीय सीमा जहां पर समतल भूमि है इस तरफ प्रवेश करती है, कौन कौन सी, भागीरथी नदी और यह जो अलकनंदा नदी है, यहां पर जब आकर ये मिलती है, ठीक है, कहां पर, यहाँ आगे जब मिलती है तो यहाँ पर देव प्रयाग का निर्माण होता है। इसका देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह पंच प्रयाग का निर्माण किस तरह से होता है। अब इन प्रयाग है कि परीक्षा में प्रयागों का आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, इसलिए यह क्रम से आपको याद रखना। सबसे पहले कौन सा आएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और इन प्रयागों को देकर नदियों के नाम दिए जाते हैं कि मैच कीजिए, मैच करने का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग किस नदी पर बना हुआ है, या किस नदी, किन किन नदियों के मिलने पर कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें कि कौन सी जगह पर कौन सा प्रयाग बन रहा है और कौन सी नदी है और उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। इस तरह से हम समझेंगे कि भागीरथी और यह जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब कहाँ पर, देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार, यहाँ पर हमें याद रखना है हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार में जब प्रवेश करती है कौन कौन सी, अलकनंदा नदी और भागीरथी, जब हरिद्वार में देवप्रयाग पर, देवप्रयाग से जब आगे बिजनौर यूपी की ओर प्रवेश करती है तो यहीं से इसे क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। आ गया उत्तर हमारा। हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र, थे गंगा नदी तंत्र को अभी आगे और हम पढ़ेंगे, लेकिन जहां पर इसका वास्तविक नाम गंगा नदी पड़ता है यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में यहाँ से आगे भी बहुत सारी चीजें हैं गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, पूर्वी नदियां सहायक कौन सी है और दक्षिणी कौन सी है। इस तरह से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, और गंगा नदी कहाँ जाकर विलय होता है और कौन सी नदी है
आगे कौन कौन सी नदियां मुख्य मुख्य क्या परियोजनाएं हैं, कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं, उन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हाल हमने भूमिका के तौर पर इन पंच प्रयागों को पढ़ा है और यहाँ से जो जो भी अवस्थिति मुख्य मुख्य बनती है उसके बारे में बात की है। तो गंगा नदी के अपवाह तंत्र में बहुत सारे बिंदु आगे आते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक बार फिर से इसे रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि गंगा नदी का वास्तविक स्वरूप कहाँ से बनता है और उससे कहाँ से गंगा नदी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अलकनंदा को ए नाम दिया। अब हमें समझना है कि एमए, यहाँ जो हम एमए करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, वो कब करते हैं? तो बीए के बाद में करते हैं। हमें याद रखना है कि एमए जो करते हैं हम बीए के बाद में करते हैं। किसके? एमए जब करते हैं किसके बाद करते हैं? बीए के बाद में करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाद, ठीक है। तो बी ए और ये डी, कौन सा? देवप्रयाग, ठीक है। तो एमए जब करते हैं वो किसके बाद में करते हैं? बीए के बाद में। कहने का मतलब ये है कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी जो है वो कहाँ पर बनती है? बाद में, सबसे बाद में बनती है, इसलिए बाद में। यहाँ पर बी का मतलब है भागीरथी नदी, और ए का मतलब है अलकनंदा नदी, एम का मतलब है मंदाकिनी नदी, और डी का मतलब है देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग नामक स्थान पर यह सबसे अंत में बनती है, ठीक है। तो एमए कब होती है? बीए के बाद में। इस तरह से आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। एक बार हम इसे जल्दी जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं। तो गोमुख या गंगोत्री से कौन सी नदी का उद्गम होता है? भागीरथी नदी का। इसी तरह से सतोपत बद्रीनाथ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? विष्णु गंगा का। और कामेत नामक ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो धौली गंगा और विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसी तरह से नंदा देवी जो ग्लेशियर है वहां से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और नंद प्रयाग का निर्माण होता है। इसी तरह आगे पिंडारी नामक ग्लेशियर है, वहां से पिंडर नदी या कर्ण नदी भी बोलते हैं इसे, कर्ण गंगा भी कहते हैं, कर्ण गंगा नदी, ठीक है। कर्ण गंगा नदी का उद्गम होता है और यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग यहाँ पर अवस्थिति बनती है। और इसी तरह से मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम होता है जहाँ पर, वहां पर रुद्रप्रयाग नामक प्रयाग बनता है। और इसी तरह से भागीरथी नदी और अलकनंदा का जो देव प्रयाग में संगम होता है, वहां से इसको गंगा नदी कहा जाता है। और यहाँ आगे उत्तर प्रदेश में बहती हुई आगे कहाँ चलती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ बह जाती है। तो इस तरह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को समझ में आया हो तो कृपया करके कालीबाई संस्कृत को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को कहें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।